हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग आज जो है कि चैप्टर 3 यूनिट 2 पढ़ेंगे। ये यूनिट 2 है, चैप्टर 3 है। और चैप्टर 3 में क्या है, दर्शन शास्त्र तथा शैक्षिक दर्शन के कार्य, फिलोसफी एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। ठीक है, तो आज हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दर्शन जिसका कार्य सूक्ष्म तथा दूरस्थ से रहता है, शिक्षा से कोई संबंध नहीं रख सकता, जिस कार्य व्यवहारिक और तत्कालिक होता है। जिसका कार्य व्यवहारिक और तत्कालिक होता है, स्पष्ट कीजिए। ये कानपुर में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर है इसी का अथवा में कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही दिशा में अग्रसर नहीं हो सकती। इस कथन की विवेचना कीजिए। ये कानपुर में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए रिपीट हुआ है। और अथवा शिक्षा तथा दर्शन के संबंधों पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, ये भी कानपुर में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। और अथवा शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, इस कथन की विवेचना कीजिए। यह कानपुर में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो आंसर है। और इसी में जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन है कि संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न क्या है कि दर्शन का अर्थ व परिभाषा दीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ बताइए। 3 है कि दर्शन और शिक्षा के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षा तथा दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन जो है कि शॉर्ट में कानपुर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो शॉर्ट हो या लॉन्ग, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, तो देखिए आंसर है कि दर्शन का अर्थ व परिभाषा। सबसे पहले पूछ रहा है दर्शन का अर्थ और परिभाषा, हम पहले देते हैं। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी क्या है। दर्शन शब्द के अंग्रेजी रूपांतरण फिलोसफी शब्द 2 यूनानी शब्दों फिलोस और सोफिया से मिलकर बना है। ठीक है, फिलोस का अर्थ है लव और सोफिया का अर्थ है ऑफ विजडम। ठीक है, इस प्रकार फिलोसफी दर्शन का शाब्दिक अर्थ हुआ लव ऑफ विजडम। ठीक है, यानी कि ज्ञान से प्रेम। तो फिलोसफी का मतलब समझ में आया कि इसका अंग्रेजी फिलोसफी जो है कि अंग्रेजी शब्द फिलोसफी से बना हुआ है। ठीक है, और जो कि यूनानी जो 2 शब्द है फिलोस और सोफिया से मिलकर के बना हुआ है फिलोसफी, जिसमें कि फिलोस का अर्थ होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम, यानी कि लव ऑफ विजडम। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान से प्रेम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। ठीक है, ब्राइट मैन का जो परिभाषा है वो क्या है कि दर्शन शास्त्र को एक ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा मानव अनुभूतियों के संबंध में समग्र रूप से सत्यता से विचार किया जाता है, अथवा जो संपूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता है। ये ब्राइट मैन ने कहा है। ठीक है, ये सब जो फिलोसफर हैं उनका परिभाषा है, आप इसको याद करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए जो परिभाषा है उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। R.W. सेलर्स का क्या है कि दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का अंतर प्रयास है। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल ने क्या कहा कि अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। जो आराम से समझ में आए, जिनकी परिभाषा आप उसको 1, 2 या 3 जो फिलोसफर हैं उनके परिभाषा को याद कर लीजिए, जो कि इजी हो। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि दर्शन के अंतर्गत प्रकृति, व्यक्तियों व वस्तुओं तथा उनके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के विषय में निरंतर विचार किया जाता है।
ठीक है। हम दर्शन में क्या करते हैं, हम जो है कि दर्शन का मतलब होता है देखना, ठीक। तो इसका मतलब हम प्रकृति, व्यक्ति, वस्तु तथा उनके लक्ष्य एवं उद्देश्य के विषय में निरंतर विचार करना, यही दर्शन है, ठीक है। यह ईश्वर, ब्रह्मांड एवं आत्मा के रहस्यों तथा इनके पारस्परिक संबंधों की विवेचना करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये ईश्वर से जोड़ता है, ब्रह्मांड से जोड़ता है, आत्मा से जोड़ता है, और इन सब के जो परस्पर संबंध है, ईश्वर, ब्रह्मांड, आत्मा, इन सब के बीच में जो संबंध है उसकी विवेचना, उसको पारस्परिक संबंध के तौर पर विवेचना करता है इसका, ठीक है। अब है कि शिक्षा का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन। वास्तविक अर्थ में शिक्षा जीवन के मूल्यों और आदर्शों से जुड़ी है। शिक्षा व्यक्ति को उसके जीवन मूल्यों और आदर्शों से न केवल सैद्धांतिक रूप से परिचित कराती है, अपितु वह व्यक्ति को उन पर निरंतर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। यह जीवन मूल्य क्या है? हमारे वैयक्तिक और सामाजिक दर्शन कौन कौन से हैं? शिष्य के स्वभाव में सुधार किस दिशा में होना चाहिए, ठीक है। सच्ची शिक्षा किस प्रकार की हो, यदि आदि प्रश्नों का हल खोजने के लिए शिक्षा शास्त्रियों को दर्शन शास्त्र की मदद लेनी पड़ती है। देखो, मतलब ये देखना कि शिक्षा जो शिष्य को हम दे रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट को देख रहे हैं, उसके लिए सच्ची शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, और शिष्य के स्वभाव में सुधार किस तरह, किस दिशा में किया जाए। ये सब बहुत ऐसी बातें हैं जिससे कि हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो है कि उनके भाव, उनके विचारों, उनके स्वभाव और उनकी जो पसंद है, नापसंद है, इस सब के बारे में विचार कर करके हम जो है कि एक एज ए शिक्षक अपने शिष्य को समझ कर करके उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है कि सिलेबस बनाने की प्रयास करें और उसी अकॉर्डिंग उनको पढ़ाएं, ताकि वो शिक्षा उसके लिए ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। ना कि ऐसा कि जो सिलेबस बना दिया गया और बच्चे को कुछ समझ ही में नहीं आए, तो इससे पढ़ने और पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, जब शिक्षक अपने स्टूडेंट का विकास ही ना कर पाए, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन पर आधारित है तथा यह दार्शनिक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। हाँ, दर्शन है तो कि इसलिए दर्शन मतलब होता है देखना। हम बच्चे की सारे खूबी और कमियां जो भी है उन सब को देखते हुए ही उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम दर्शन पे विचार विमर्श करते हैं, उन सब के ऊपर विचार करते हैं, और दर्शन शास्त्री यही करते हैं, यही दर्शन का मतलब होता है, ठीक है। इसीलिए आज जो है कि शिक्षा इतनी ज्यादा डेवलप भी हुई है और बदली भी है, क्योंकि पहले जमाने में जो है कि शिक्षा जो है कि चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता था, वो टीचर सेंटर्ड होता था। मतलब टीचर जो पढ़ाते, जैसे टीचर के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया जाता था, उससे बच्चे को कोई फायदा नहीं होता था, बल्कि जो भी हो, जो जितना टीचर ने पढ़ाया, जो बच्चे को समझ आया नहीं आया, जो बच्चे के लिए वो सिलेबस है या नहीं है, पसंद उनके वो सिलेबस उसके पसंद का है या नहीं है, ये सब से कोई मतलब नहीं रहता था, बस पढ़ाना होता था। अब क्या होता है कि दर्शन के अनुसार, दर्शन शास्त्रियों के अनुसार इन सब विचारों पे कि बच्चे को किस तरह के शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे कि वो आगे और अपना ज्यादा डेवलप कर सके, अपने उसके अंदर की जो योग्यता है उसको बढ़ा सके, उसके अकॉर्डिंग भी शिक्षा का जो है कि दर्शन शास्त्रियों ने उसके ऊपर विचार किया, और अब सिलेबस भी बहुत चेंज हुआ है, ये इसी का परिणाम है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा और दर्शन का संबंध क्या होता है।
रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। क्या है? दर्शन जीवन और समाज के मूल्यों और आदर्शों के विषय में निर्देशित करता है। समाज विशेष की संस्कृति के संदर्भ में इन मूल्यों तथा आदर्शों की गहराई में जाकर व्याख्या करता है तथा उच्च जीवन मानदंड निश्चित करता है। शिक्षा अपनी व्यवहारिक योग्यताओं के माध्यम से दार्शनिक सिद्धांतों को ही क्रियात्मक रूप प्रदान करती है। बिना दर्शन के शिक्षा का अपना कोई आधार नहीं है। देखो, जब तक कि अभी बोला ना कि जैसे कि कोई सिलेबस अगर बना दिया गया है, लेकिन अगर उसको इसी तरह बना दिया गया बिना उसके बारे में पूरा मतलब जांच पड़ताल करे हुए, तो ऐसी शिक्षा देने से जिससे कि स्टूडेंट को कोई फायदा ही ना हो, जो समाज को भी विकसित ना कर सके, ऐसी शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता है। शिक्षा का मतलब यही होता है कि बच्चे के साथ साथ बच्चा जब एक अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करता है तो वो अपने समाज का भी, अपने देश का, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने आसपास पड़ोस का भी विकास करता है। तो दर्शन उसी सब चीज को देखते हुए, विचारते हुए, इस सब चीज को देख करके जो एक सही विचारधारा होती है दर्शन शास्त्रियों की, वो उनके ऊपर बहुत लंबा सोच विचार करके ही एक कोई भी थ्योरी देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया जाता है। ठीक है, जो सिलेबस जैसे कि जैसे सिलेबस चेंज होता गया और चेंज होने के साथ साथ उसमें बहुत ऐसे नए नए चैप्टर्स जुड़ते गए। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये नए नए विचार जो दर्शन शास्त्रियों द्वारा देखा भाला गया, समझा गया कि हाँ, इस चीज को भी ऐड करना चाहिए, ये बच्चे के आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे समाज का भी विकास होगा, हमारे देश का भी विकास होगा और बच्चे का भी उसके अंदर के गुण जो है वो विकसित होंगे। पहले जो बच्चे के टैलेंट के ऊपर क्या है, बच्चे की योग्यता, क्षमता, रुचि, इन सब के ऊपर ज्यादा नहीं ध्यान दिया जाता था। बस सिलेबस जो बनाए जाते थे उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाया जाता था। लेकिन अब जो सिलेबस है, बहुत ऐसे सिलेबस में बहुत सारा चेंजिंग आया है, जिसकी वजह से अब बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे पढ़ाई करते हैं। जो बेसिक सब्जेक्ट है वो तो है ही, लेकिन जो आगे चल के वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपनी रुचि, अपनी योग्यता के, क्षमता के अनुसार अपने सिलेबस को मतलब कि अपने सब्जेक्ट को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपने जो भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, तो यही बात है। अब देखिए कि इन दोनों के संबंध में निम्नलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है। क्या है? पहला पॉइंट है कि दर्शन व शिक्षा के उद्देश्य क्या है। रस्क के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का जीवन के साध्यों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है और दर्शन ये निर्णय करता है कि जीवन का क्या उद्देश्य है। उस स्थिति में शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण भी उसी के द्वारा किया जाना स्वाभाविक है। अभी बोला ना कि जो बच्चा जिस तरह का इंटरेस्ट रखता है उसी के अकॉर्डिंग जो है कि दर्शन में उसी सिलेबस को बनाया जाए, ताकि दर्शन का निर्माण, ताकि जो है कि जो शिक्षा है उसको उसी तरह से हम अपनाएं और उसका स्वाभाविक निर्धारण करें। ठीक है, वास्तव में हमारा जीवन के प्रति जैसे दृष्टिकोण होगा, शैक्षिक उद्देश्य भी हमारे द्वारा उसी प्रकार की निश्चित किए जाएंगे, है ना। जो हमारा दृष्टिकोण होगा, जो हमारा सोच होगा, समझ होगा, उसी तरह से शैक्षिक उद्देश्य भी हमारे लाइफ में निश्चित किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2 है कि दर्शन व पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा कि रस्क के शब्दों में शिक्षा दर्शन पर पाठ्यक्रम के संबंध में जितनी निर्भर है, मतलब कि शिक्षा दर्शन पर पाठ्यक्रम के संबंध में जितनी निर्भर है, मतलब शिक्षा जो है वो दर्शन के अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम पर निर्भर है। ठीक है, वही अच्छी तरीके से देखभाल करके बच्चे के और समाज के और देश के और सब तरह से सोच विचार करके बच्चे की
खुद की एक्टिविटी से, बच्चे के क्या कैपेसिटी है, उन सबको देखते हुए ये दर्शन जो है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। और इसीलिए शिक्षा जो है कि दर्शन के ऊपर निर्भर है, उतनी अन्य किसी शैक्षिक समस्या के संबंध में नहीं। वस्तुतः पाठ्यक्रम पर दर्शन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। उदाहरणार्थ आदर्शवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन के शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति है, पर प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बालक की व्यक्तित्व का विकास करना है, तथा प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में बालक को वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोगी क्रियाओं को स्थान देने पर बल दिया जाना है। देखो, दर्शन 3 तरह का होता है। एक आदर्शवादी दर्शन होता है, एक प्रकृतिवादी दर्शन होता है, और एक प्रयोजनवादी दर्शन होता है, ठीक है। तो आदर्शवाद के अनुसार क्या होता है कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन के शाश्वत मूल्यों, जो कि एक सही मूल्य है जीवन का, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को जो है कि हम शिक्षा देते हैं। उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया गया कि भाई जीवन का जो मूल्य है, जो लाइफ का एक सही मूल्य है, उसको भी तो हमारे लाइफ में होना चाहिए, तभी तो हम अपने लाइफ में सही सोच विचार, अपने सही डिसीजन ले सकेंगे। क्योंकि हर चीज पढ़ाई से किताबी चीज नहीं होती है, कोई चीज ऐसी भी होती है जब हम पढ़ लिख करके अपने लाइफ में आते हैं तो हमको यही सारी चीजें जो है कि हमको एक सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। दूसरी प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार क्या होता है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तित्व का विचार करना है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, बालक की जो पर्सनैलिटी है। इट मीन्स कि बालक की जो योग्यता है, क्षमता है, रुचि है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि प्रकृतिवादी में उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, ताकि बच्चे अपने जो उसके अंदर की कैपेसिटी है, जो उसके अंदर की योग्यता है, क्षमता है, रुचि है। अब अगर किसी डल बच्चे को कह दो कि भाई तुम मैथ में तुम जो है कि एमएससी कर लो और कुछ मैथ के बहुत बड़े प्रोफेसर बन जाओ, तो इस तरह से नहीं होगा ना। उसकी रुचि किसी हो सकता है म्यूजिक में हो, या हो सकता है आर्ट में हो। तो जो बच्चा जिस तरह की रुचि रखता है उसी अकॉर्डिंग प्रकृतिवादी में बालक की जो है कि शिक्षा का विकास किया गया है प्रकृतिवादी में। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम क्या होता है कि बालक की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोगी क्रियाओं को स्थान देने पर बल दिया गया है। जो वर्तमान में अभी जो चल रहा है इंडिया में या कहीं पर भी, तो उसके लेकर करके उसको शिक्षा प्राप्त हो, तो उसके जो नए बातें हैं बच्चों को बताना भी जरूरी है। हम अपने जीवन के मूल्य भी बताएंगे, हम बच्चों को उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी शिक्षा देंगे, हम उसके आने वाली जो समय है, जो चल रहा है, जो आने वाले टाइम है जिसमें क्या क्या चेंजिंग होगे, तो उससे भी रिलेटेड हमको बच्चे को शिक्षा देना है। तभी बच्चे अप टू डेट होंगे। मतलब हर तरह से बच्चे के अंदर हर तरह की शिक्षा का विकास होगा। तो इसीलिए जो है कि दर्शन 3 भागों में बांटा गया है, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी और प्रयोजनवादी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दर्शन व शिक्षण विधियां क्या है, ये 3rd नंबर पॉइंट है कि दर्शन व शिक्षण विधियां। अब देखो, दर्शन और व शिक्षण विधियां क्या होता है कि शिक्षा की उपयुक्त विधि को हम तब तक निर्धारित नहीं कर सकते जब तक हमें उद्देश्य का ज्ञान ना हो। जब तक कि हमें उद्देश्य ही नहीं पता होगा तो हम शिक्षा किस बेस पे दे रहे हैं। वह हमको टीचर बनना है तो हम जा करके कोई डॉक्टर का तो पढ़ाई नहीं करने लग जाएंगे। जब हमको पता होगा, मेरा एम, मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य निश्चित होगा कि हमको इसी चीज से आगे बढ़ना है, बीएड करना है, फिर एमएड करना है, सीटेट का एग्जाम देना है और एक अच्छा सा जॉब लेकर के टीचर बनना है, ठीक है, या प्रोफेसर बनना है, जो भी बनना है, मतलब टीचिंग लाइन में ही मुझे आगे बढ़ना है। तो इसलिए जब तक कि उद्देश्य निश्चित नहीं होगा तब तक कि शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको उद्देश्य निर्धारित करना होता है, ठीक। इस प्रकार शिक्षण विधियां दर्शन को प्रभावित
होती है। सुकरात ने अपने दार्शनिक विचारों के अनुसार प्रश्नोत्तर विधि को जन्म दिया। देखो, सुकरात जो है कि अपने जो दार्शनिक विचारक हैं सुकरात, उन्होंने जो है कि प्रश्नोत्तर विधि को जन्म दिया है। ठीक है, याद रखिएगा कि सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि को जन्म दिया है, मतलब कि जो बच्चे के अंदर प्रश्न उठे, ठीक है, उसका जवाब उसको मिल जाए, ठीक, तभी तो उसके माइंड का विकास होगा, डेवलप होगा। अगर बच्चे के दिमाग में, क्योंकि बच्चा बहुत सारा सवाल करता है, अगर उसका जवाब ना मिले तो उसका माइंड डेवलप नहीं होता है, फिर उसको लगेगा कि जो भी मेरा सवाल था उसका तो कोई जवाब ही नहीं है किसी के पास, ठीक है, तो वो वहीं पर रह जाएगा। ठीक, लेकिन अगर उसको उसके सवाल का जवाब मिलता है और अच्छा जवाब मिलता है, एक एक्यूरेट जवाब मिलता है, तो वो फिर उस चीज को जान जाता है जो भी उसका सवाल था। ठीक, उसके बाद फिर आगे के लिए फिर से कोई सवाल होता है, तो जब तक ये सवाल नहीं होगा तब तक ये बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सवाल पूछो, जो भी मन में हो वो सवाल पूछो, ताकि तुम्हारे अंदर का डाउट क्लियर हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा कि सुकरात का जो है कि दार्शनिक विचार क्या था, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक, उसके बाद फिर इस प्रकार प्लूटो ने संवाद विधि को देखो, हर जो दार्शनिक हैं, सुकरात हैं, प्लूटो हैं, अरस्तु हैं, आगमन और निगमन, बेकन है, ये सब लोगों ने क्या क्या जो है कि विचार को जन्म दिया है उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सुकरात का था प्रश्नोत्तर विधि, प्लूटो का है संवाद विधि। संवाद मतलब होता है चर्चा, मतलब हम चर्चा करेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर, हम जो क्लासरूम में चर्चा करते हैं वही संवाद विधि होता है। अरस्तु ने आगमन और एवं निगमन विधि को, बेकन ने प्रयोग एवं निरीक्षण विधि को, जो हम प्रयोग करते हैं लेबोरेटरी में जा करके, हाँ, तो हम क्या किसी भी चीज को देख करते हैं कि क्या हम प्रयोग किए तो उसका क्या नतीजा निकला, तो ये हो गया निरीक्षण विधि, प्रयोग एवं निरीक्षण विधि। उसके बाद फिर रूसो ने स्वानुभव एवं सक्रियता को तथा मॉन्टेसरी ने इंद्रिय प्रशिक्षण विधि को सर्वोत्तम माना है। देखो, सभी ने अलग अलग अपने अपने सोच के विचार के अनुसार जो है कि इसको दर्शन का जो है कि विचार किया है कि ये चीज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि दर्शन, 4 नंबर पॉइंट क्या है कि दर्शन व अनुशासन। दर्शन और अनुशासन क्या है कि अनुशासन की धारणा भी दार्शनिक विचारधाराओं पर प्रभावित होती है। जैसे प्रकृतिवादी दंड विधान के अंतर्गत प्राकृतिक परिणामों तथा स्वतंत्रता पर बल देता है। आदर्शवादी शिक्षक प्रभाव के द्वारा अनुशासन की स्थापना करना चाहते हैं, तो प्रयोजनवादी अनुशासन की स्थापना के लिए सामाजिक एवं सहयोगी क्रियाओं को महत्व देते हैं। देखो, दर्शन व अनुशासन क्या हुआ, अब हम बच्चे पढ़ाई के लिए और बच्चे के ऊपर अनुशासन भी तो लगाएंगे कि उसके अंदर एक अनुशासन वाला भी नेचर आए। ठीक है, लाइफ में अनुशासन भी होना चाहिए। इसीलिए अनुशासन से रिलेटेड दर्शन क्या था कि दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव, जो जैसे कि प्रकृतिवादी जो है वो दंड विधान के अंतर्गत है, दंड विधान के अंतर्गत आता है प्रकृतिवादी का। ठीक है, प्राकृतिक परिणामों तथा स्वतंत्रता पर बल देता है। प्रकृतिवादी दंड विधान के अंतर्गत प्राकृतिक परिणामों तथा स्वतंत्रता पर बल देता है। मतलब प्रकृतिवादी का कहना था कि जो अगर कोई किसी भी तरह का कोई गुनाह करता है, कोई भी गलती करता है, तो उसको उसकी गलती का जो दंड है वो प्रकृति से ही मिल जाएगा, स्वतंत्र रूप से मिल जाएगा उसको। उसके वक्त आने पर अपने आप उसको उसका सजा मिल जाएगा। जो भी लाइफ में अगर कोई
कुछ गलत काम करता है तो हम देखते हैं ना कि बोलते हैं ना कि वक्त आने दो, इसको अपने गुनाहों का सजा खुद ब खुद मिल जाएगा। तो वो कौन सजा देता है? प्रकृति सजा देता है ना। तो प्रकृतिवादी में यही था कि प्रकृति और प्राकृतिक रूप से उसको स्वतंत्र रूप से दंड मिल जाता है, ठीक है। आदर्शवादी शिक्षक प्रभाव के द्वारा अनुशासन की स्थापना करना चाहते हैं। आदर्शवादी में शिक्षक प्रभाव के द्वारा अनुशासन की स्थापना करना। आदर्शवादी जो है एक पुराना विचारधारक था, उसको शिक्षक के प्रभाव के द्वारा अनुशासन, जो शिक्षक अपने स्टूडेंट लोग के ऊपर अनुशासन का एक दबाव बनाते हैं कि भाई बच्चे के अंदर एक अनुशासन, दबाव नहीं, अच्छा होता है अनुशासन रखना बच्चों के ऊपर, उसको बताना कि अनुशासित होना चाहिए बच्चों को, ताकि उसके लाइफ में एक सही स्टेबल लाइफ बने, एक अच्छा अनुशासन वाला लाइफ बने, ठीक है। ये कौन करता है? आदर्शवादी करता है। और प्रयोजनवादी क्या करता है? प्रयोजनवादी अनुशासन की स्थापना के लिए सामाजिक एवं सहयोगी क्रियाओं को महत्व देते हैं। प्रयोजनवादी जो होते हैं वो प्रयोग के द्वारा करते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि प्रयोग के द्वारा मतलब कि जो समाज के लिए अच्छा हो, जो जिससे बच्चे का जो है कि बच्चे को हम इस तरह के शिक्षा दें जो कि वो बच्चा जो है कि अपने समाज का भी विकास करे, सब लोगों के साथ मिलजुल कर करके रहे, एक सद्भाव की भावना बच्चे के अंदर पैदा हो, अपने देश का विकास करे। एक अच्छा परिवार, एजुकेटेड परिवार अगर किसी समाज में आता है पढ़ा लिखा, तो उसको देख करके भी आसपास के लोग बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का जो है कि विचार था प्रयोजनवादी का, ठीक है। अब 5 नंबर पॉइंट क्या है कि दर्शन व पाठ्य पुस्तकें, ये क्या है? तो अब दर्शन का क्या मतलब होता है? पाठ्य पुस्तकें में पाठ्य पुस्तक का, तो पाठ्य पुस्तकों के चयन एवं निर्माण में भी दर्शन मुख्य कार्य करता है, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय जीवन की मान्यताओं, आदर्शों तथा सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जीवन में मानदंडों का स्थापना किया जाता है। देखो जब पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस बनाया जाता है तो उसके चयन करते समय में जीवन की मान्यताएं क्या है, मूल्य या मान्यताएं जो भी है, आदर्श तथा सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जीवन में मानदंडों का स्थापना किया जाता है। इसी के द्वारा जो भाई सब तरह की शिक्षा हमको मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारे लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे हमारे आगे की भविष्य के लिए हो, चाहे वो हमारे मतलब देश के विकास के लिए हो, हमारी योग्यता से रिलेटेड हो, रुचि क्षमता, हर चीज से रिलेटेड क्षमता दी जाती है। प्रकृति का हमको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। हमको प्रकृति बहुत सारा चीज देता है, तो हमको भी प्रकृति को अच्छा बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए अब हमको प्रकृति से के भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस तरह सब का जो सिलेबस बनाया जाता है वो इस दर्शन के अकॉर्डिंग सोच समझ करके ही बनाया जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 है कि दर्शन व शैक्षिक प्रशासन पर भी दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा ऐच्छिक संगठन के हाथों में हो या शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण हो, शिक्षा की नियुक्ति का क्या मानदंड हो तथा शिक्षा पद्धति में उसका स्थान क्या हो, विद्यालय भवन का स्वरूप कैसा हो तथा विद्यालय में निरीक्षण के समय किन बातों पर ध्यान दिया जाए, आदि प्रश्नों का उत्तर हमें दर्शन से ही मिल सकता है। बोला ना कि शिक्षा एक क्लासरूम कैसा होना चाहिए, सिलेबस कैसा होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो अंदर में पाठ्यक्रम दिया गया है उस तरह वो कैसा होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक प्रशासन का नियंत्रण हो या ना हो, इन सब चीज का, विद्यालय का भवन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, विद्यालय में निरीक्षण के समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये सब चीज दर्शन का काम होता है, ठीक है। उपयुक्त बातों के अतिरिक्त शिक्षा व दर्शन में निम्न संबंध भी पाए जाते हैं।
इन सब के अलावा दर्शन मतलब कि दर्शन और शिक्षा में और भी संबंध पाए जाते हैं। अब क्या है कि दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण करता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी करता है। मतलब दर्शन जो है कि शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करता है। मतलब दर्शन के ही अकॉर्डिंग हम अपने लाइफ का एक सही लक्ष्य चुन सकते हैं, मान सकते हैं कि भाई हाँ, क्योंकि दर्शन के द्वारा ही हम हमारे अंदर की जो भी योग्यता है, क्षमता है, रुचि है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सिलेबस पसंद करते हैं और पढ़ते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी को क्रिकेट पसंद है तो भाई जो बेसिक पढ़ाई होता है उसको पढ़ाई कर करके वो अपने क्रिकेट के तरफ चल जाता है। किसी को आर्ट पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को मैथ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो जो भी जिसके पसंद के अकॉर्डिंग वो अपना लाइफ डिसाइड कर सकता है। ठीक है, दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है तो शिक्षा भी दार्शनिक दृष्टिकोण पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, जैसे कि अगर दर्शन शिक्षा को प्रभावित कर रहा है तो शिक्षा भी दर्शन के दृष्टिकोणों को नियंत्रित करती है। ठीक, क्योंकि हम शिक्षा दर्शन के ऊपर निर्भर है और दर्शन शिक्षा के ऊपर निर्भर है। हम सारे चीजों को देखते हुए ही दर्शन के अकॉर्डिंग शिक्षा शास्त्री एक अच्छा सिलेबस तैयार करता है जिसको पढ़ करके शिक्षा प्राप्त करता है बच्चा। इसको प्राप्त कर करके दर्शन शास्त्री को ये समझ में आता है कि जो भी सिलेबस बनाया गया वो सही था। कभी कभी ऐसा होता है कि इस पर बहुत कभी कुछ अगर नहीं, सिलेबस चेंज कैसे हो जाता है क्योंकि वो चीज बच्चे को ज्यादा नहीं समझ में आ रहा होता है, ताकि इसीलिए जो है कि वो आगे चलकर कुछ दिन के बाद, साल 2 साल में सिलेबस क्या होता है, चेंज हो जाता है। यही वजह है, यही रीजन है कि वो जो भी दर्शन किया गया, सोचा समझा गया, वो बच्चे के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं था। ठीक है, इसके लिए उसको चेंज कर दिया गया। ठीक, या उसी सिलेबस में कुछ और बातों को ऐड कर दिया गया। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो यही दर्शन शिक्षा के ऊपर आधारित है और शिक्षा दर्शन के ऊपर आधारित है। ठीक है, उसके बाद पैट्रिज के शब्दों में गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर, देखो यही बोल रहा है, आधारित है, उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। जो भी अभी मैंने कहा वही पैट्रिज ने भी कहा कि जैसे शिक्षा दर्शन शिक्षा के ऊपर आधारित है, उसी तरह शिक्षा दर्शन के ऊपर आधारित है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या है कि प्रत्येक समय के महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं, जैसे कि प्लूटो, सुकरात, लॉक, कमेनियस, रूसो, गांधी, टैगोर आदि के उदाहरण हमारे सामने हैं। इन सभी दार्शनिकों को अपने अपने दर्शन को क्रियात्मक अथवा व्यवहारिक रूप देने के लिए अंत में शिक्षा का ही सहारा लेना पड़ा। मतलब जो भी ये जितने भी सुकरात, प्लूटो, लॉक, कमेनियस, रूसो, गांधी, टैगोर, ये जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं, विचारक हैं, वो सब एक अपने लाइफ में जो भी मतलब कि अनुभव किए, उन सब अनुभव को अपने अपने विचारों को जो है कि बच्चों को समझाने के लिए एक जो है कि परिभाषा बनाया और उसी परिभाषा के अकॉर्डिंग जो है कि शिक्षा हमारे हमारे सिलेबस में उन सब परिभाषाओं को ऐड किया गया ताकि हम दर्शन जिस तरह के फिलोसफर हैं उनको उस तरह की जो उनकी विचारधारा थी शिक्षा के लिए, लाइफ के लिए, और शिक्षा आगे अपने उनके विचार क्या थे वो हम अच्छी तरीके से पढ़ सकें और जान सकें, ताकि हमारे अंदर भी एक अच्छे गुण का विकास हो सके। ठीक है, अब है कि शिक्षा 4 नंबर पॉइंट क्या है कि शिक्षा सैद्धांतिकता यानी कि दर्शन को व्यवहारिकता में परिवर्तित करती है। शिक्षा का कार्य क्योंकि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना है, इसलिए एडम्स का यह कहना सही है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। ठीक है,
वह गत्यात्मक पहलू है। हमेशा शिक्षा में कोई ना कोई मतलब चैप्टर बढ़ता रहता है, सिलेबस चेंज होता रहता है, यही गत्यात्मक है। मतलब बढ़ रहा है, गति हो रही है, उसमें आगे बढ़ रहा है। जो आने वाला जो पीढ़ी है उसके लिए कुछ और भी आएगा। हाँ, तो अभी जो चल रहा है वो है, अभी चलते चलते बीच में कुछ सिलेबस चेंज हो जाता है, वो है। आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए कुछ और सिलेबस होगा। तो इसीलिए प्लूटो एडम्स का कहना है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट क्या है कि शिक्षा शास्त्रियों के सम्मुख समय समय पर अध्यापक के समय अनेक समस्याएं जन्म लेती रहती है। वे इन्हें सुलझाने के लिए दार्शनिकों का सहारा ढूंढते हैं और तब दार्शनिक नए शिक्षा दर्शन को जन्म देते हैं। जब शिक्षा शास्त्री जब मतलब कि इस तरह से जब सिलेबस चेंज होता है तो जो टीचर है उनको भी तो समझना पड़ता है बस पढ़ाने के लिए। जैसे कि मुझे पढ़ाने के लिए पहले इसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद या मैंने जो पढ़ा, मैंने बीएड करा, ये पढ़ा समझा, फिर जाकर करके मुझे समझ में आया, तभी जाकर के मैं आपको समझा रही हूँ इस तरह से। तो इसीलिए और अगर इसमें कुछ चेंजिंग आ जाता है तो मुझे पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगी। और अगर इस तरह में कुछ मुझे समस्या आती है, कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो टीचर लोग क्या करते हैं, दर्शन शास्त्रियों का सहारा लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस तरह से इस चीज को बताया है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उनकी बुक पढ़ते हैं, तब जाकर के ये सही समझ में आता है और अच्छी तरीके से शिक्षक बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि 5 नंबर पॉइंट है कि शिक्षा शास्त्रियों, ये तो हो गया, अब पॉइंट खत्म हो गया है। अब क्या है कि इस प्रकार शिक्षा और दर्शन पर परस्पर घनिष्ठ संबंध है। हम समझ में आ गया कि हमारा शिक्षा दर्शन पर और दर्शन शिक्षा के ऊपर कितना इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। अगर शिक्षा नहीं होगा तो दर्शन किस लिए हम करेंगे भाई? बिना हम किसके ऊपर सर्च करेंगे कि भाई जो सिलेबस बनता है वो दर्शन को मतलब कि शिक्षा के लिए ही सोचा जाता है, समझा जाता है और उसको सिलेबस में ऐड किया जाता है। और अगर शिक्षा नहीं होगा तो दर्शन नहीं होगा, दर्शन नहीं, अगर शिक्षा है तो दर्शन कौन करेगा? कैसे कैसे नए नए मतलब कि जो आने वाले समय में क्या चेंजिंग लाना है दर्शन के लिए, दर्शन के ही द्वारा होगा, है ना। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इस प्रकार शिक्षा और दर्शन का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। वास्तव में दर्शन के मार्गदर्शन के बिना अर्थहीन हो जाएंगे, है ना। दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये देखो, ये शॉर्ट में आता है। तो ये जे.एस. रॉस के अनुसार दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है। दर्शन और शिक्षा का गहरा संबंध व्यक्ति तथा ब्रह्मांड से है जिसमें कि वह रहता है। ठीक है, मतलब दर्शन और शिक्षा का गहरा संबंध जो व्यक्ति है और ब्रह्मांड जिसमें वो रहता है। ठीक है, शिक्षा द्वारा व्यक्ति और ब्रह्मांड के संबंधों और अनुभवों का संबंध स्थापित किया जाता है जिससे कि उसका यानी कि व्यक्ति का विकास ठीक प्रकार से हो सके। इन अनुभवों के निर्माण तथा संबंध स्थापना में दर्शन सहायक रहता है। इस प्रकार दर्शन और शिक्षा एक ही वस्तु के दो रूप होते हैं। रॉस के शब्दों में दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। देखो, दर्शन जो है कि ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, आप भी कर लेना, अपने नोटबुक में लिख लेना कि दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है। दर्शन का काम क्या होता है? विचार करना होता है, सोचना होता है, समझना पड़ता है कि जो भी हम देने जा रहे हैं, जिसका सिलेबस बन रहा है, जो हम विचार दे रहे हैं, वो सही है या नहीं है। अब अगर कोई विचारक अपने विचार को देता है तो उसके ऊपर और जितने भी फिलोसफर हैं उसके ऊपर सही गलत का पहचान देते हैं। ठीक है,
तो यही 100 बार सोचा जाता है, तब कहीं जाके विचार किया जाता है। और शिक्षा उसका क्रियात्मक पक्ष है। जब वो सही रूप में माना जाता है, सब उसको मान जाते हैं, तब वो जाके शिक्षा में क्रियात्मक रूप लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है कि दर्शन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम का निर्धारण कहाँ पढ़े थे? रॉस के शब्दों में दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। दर्शन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, जबकि शिक्षा द्वारा उनको व्यवहारिक रूप दिया जाता है ना। दर्शन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। जो उद्देश्य है, जो आगे चल करके बच्चों को काम आएगा। हम दर्शन के अकॉर्डिंग ये सिलेबस बना दिए ताकि बच्चा आगे चल करके इस चीज को पढ़े, आगे समझे, तो वो आगे के लिए और पाठ्यक्रम के उद्देश्य को निर्धारित करता है। और जबकि शिक्षा उसके व्यवहारिक रूप और शिक्षा उसी चीज को यूज करता है, व्यवहार में लाता है, पढ़ता है, लिखता है, समझा जाता है, तो उसको व्यवहारिक रूप मिल जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये जो चैप्टर नंबर 3 है उसका ये फर्स्ट नंबर लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी में शॉर्ट्स भी हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल फिर से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे जेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।